हॉन्टेड भाग 15। इस कहानी के लेखक हैं प्रेम राठौर। मनीष और राज दोनों बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से आवाज़ सुनाई देती है। क्या आप लोग भी उस भूतिया जगह पर ठहरे हैं? यह आवाज़ सुनकर वहाँ चारों चौंक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। वहाँ पीछे देखते हैं तो पाते हैं कि एक आदमी उन लोगों के पीछे खड़ा था। उसके कपड़े को देखकर यह कहते हैं कि कोई आम आदमी होगा। वो चलते हुए इन चारों के पास आता है। मनीष उसकी ओर देखकर कहता है, भूतिया जगह से क्या मतलब है आपका? आप ऐसा क्या जानते हैं उस जगह के बारे में कि आप उसे भूतिया कह रहे हैं? मनीष की बात सुनकर वो आदमी मनीष की ओर देखते हुए कहता है, कुछ नहीं साहब, मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ उस मनहूस जगह के बारे में। उस जगह पे रुकना यानी अपनी मौत को बुलाने जैसा है। साहब मेरा नाम रमेश है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अभी तो मैं मील में काम करता हूँ, पर जब वो होटल बन रहा था तब मैंने वहाँ पे काम किया था। रमेश की बात सुनकर मनीष राज की ओर देखते हुए कहता है, शायद मैनेजर निकुंज का कहना सही था। ये गांव वाले बातें बनाकर उस होटल के बारे में कई तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। मनीष की बात सुनकर रमेश उसकी ओर देखते हुए कहता है, आपको यह बात शायद मजाक लगे, पर मैंने जो आप देखा है मैं वही बता रहा हूँ। मनगढ़ंत कहानियाँ या अफवाह नहीं है। उसकी बात सुनकर मनीष के साथ सभी लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। यह कोई मजाक की बात नहीं है साहब, वो जगह सचमुच साबित है। आप शायद इन सब बातों पे यकीन नहीं करते होंगे, पर वो जगह बनते वक्त कई मजदूरों की जानें गई हैं। उनमें से अभी कितने लोगों की तो लाशें भी नहीं मिली हैं। रमेश की बात सुनकर वहाँ जैसे सन्नाटा छा गया था। उन चारों में कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। रमेश अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, चलो शायद आपको लगता है कि यह मेरी बनी बनाई मनगढ़ंत कहानी है, पर होटल के इनॉग्रेशन के दिन जो हुआ उसके बारे में तो पूरे ऊटी के लोगों को पता है, क्योंकि उस दिन जो हुआ वह तो सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और यह बात किसी से छुपी नहीं है। शायद कभी ही लोग उस रात का मंजर भूल पाएंगे। रमेश की बात सुनकर मनीष हैरानी भरे नज़रों से उसके सामने देखते हुए पूछता है, क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात? यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन धवल साहब की उसी रात पार्टी में मौत हो गई थी। इसके अलावा एक कपल और होटल के बाहर मौजूद गार्ड्स, उन सभी की उसी रात मौत हो गई थी। उस पार्टी में मौजूद लोगों के मुताबिक कपल जो लड़की थी उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होते हुए सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखे थे, और धवल साहब के अलावा बाकी चारों की लाश का कोई पता नहीं है। रमेश की बात सुनकर अंकिता मनीष का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मनीष मुझे डर लग रहा है। इनका कहना ठीक है, शायद हमें होटल से चले जाना चाहिए। मुझे इनकी बातें सुनकर अब डर लग रहा है। सचमुच वहाँ पर कुछ हुआ है, इसलिए जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अंकिता की बात सुनकर मनीष उसकी ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम भी अंकिता, तुम कहाँ इनकी बातों में आ रही हो? यहाँ लोग तो ऐसे ही बातें बनाते रहते हैं, जानती हो ना, निकुंज ने हमें पहले ही कहा था। और वैसे भी उन लोगों की बॉडीज अभी तक नहीं मिली है, तो फिर यह सब इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो लोग मर गए हैं? मनीष की बात सुनकर अंकिता सोच में पड़ जाती है। अंकिता का चेहरा देखकर मनीष रमेश की ओर देखते हुए कहता है, आप जाइए यहाँ से, बेकार में ये सब बातें बनाकर हम लोगों को डराना बंद कीजिए। और वैसे भी मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा था, हम लोगों को खामखा परेशान करना बंद कर दीजिए। मनीष की बात सुनकर रमेश कहता है, देखो साहब, मैंने आपकी अच्छाई के लिए जो कहा था वह कह दिया। मानना या ना मानना यह सब आपके ऊपर है। शायद मेरे कहने से कुछ लोगों की जान बच जाती है, तो इसलिए इंसानियत के नाते मैंने आपसे कहा था। अच्छा साहब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रमेश रेस्टोरेंट के बाहर निकल जाता है और वो चारों उसे
जाते हुए देखते रहते हैं। रमेश के जाते ही मनीष अंकिता की ओर देखती है, जो अभी भी उन सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी। मनीष उससे कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना अंकिता, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचो मत। ये सब बातें बना के बोलते हैं। अंकिता बस मनीष की ओर देखती रही। उसके बाद वह चारों खाना खाकर वापस होटल की ओर जाने लग जाते हैं। अंकिता वापस जाते हुए रास्ते में उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी। रमेश की कही गई बातों ने उसके दिमाग में अभी भी घूम रही थी। उसका घूमने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से रात की वो सब बातें भूल पाई थी। पर वो सब फिर से उसके दिमाग में घूमना शुरू हो गया था, इसलिए वो परेशान लग रही थी। होटल में अपने रूम पर आकर अंकिता कुछ बात किए बिना सो जाती है। मनीष भी उसे परेशान करना ठीक नहीं समझता। ऐसे करते कब रात हो जाती है उन दोनों को पता नहीं चलता। रात में चारों डिनर पर मिलते हैं। मनीष अंकिता के चेहरे को देख रहा था, जो बिना कुछ बोले हुए बस खाने पर ध्यान दे रही थी। इसलिए वो राज से कहता है, हे राज, क्यों ना खाने के बाद हम लोग कहीं घूमने चले? आज वैसे भी पूर्णिमा है, इसलिए रात में घूमने में और ही मज़ा आएगा। मनीष की बात सुनकर राज कहता है, हाँ आइडिया तो अच्छा है, पर घूमने कहाँ जाएंगे? उसके जवाब में मनीष कहता है, अरे होटल के पीछे जो जंगल है वहीं पर घूमने चलेंगे, वहाँ किसी जंगली जानवरों का खतरा भी नहीं है। तुम क्या कहती हो अंकिता? मनीष अंकिता को देखते हुए कहता है। वो कोई जवाब नहीं देती, इसलिए मनीष वापस अंकिता से कहता है, अंकिता। मनीष की आवाज़ सुनकर अंकिता कहती है, हाँ हाँ क्या? मनीष फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहता है, खाने के बाद पीछे जंगल में घूमने चलें? अंकिता उसकी बात सुनकर कहती है, हाँ क्यों नहीं, अच्छा आइडिया है। उसका यह जवाब सुनकर मनीष खुश हो जाता है। सभी लोग अपना खाना कंप्लीट करते हैं और होटल के पीछे के दरवाजे से निकलकर जंगल की ओर जाने लगते हैं। होटल की रोशनी से दूर जैसे जैसे वो लोग चलते थे, होटल की लाइट की रोशनी कम होती जा रही थी, पर आसमान में खिले हुए पूरे चांद की वजह से उन्हें देखने में दिक्कत नहीं हो रही थी। तारों से चमकता हुआ आसमान बहुत सुंदर लग रहा था। थोड़ी दूर चले थे कि तभी वहाँ जंगल के घने पेड़ों के बीच पहुँच गए। पेड़ों के पत्तों के बीच से चांद की चांदनी नीचे ज़मीन को छू रही थी। अंकिता गौर से पूरे जंगल को देख रही थी। अब बिल्कुल शांत लग रही थी। वो मनीष के बिल्कुल पीछे चल रही थी। सभी लोग बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर तभी अचानक मनीष को अंकिता के पैरों की आवाज़ सुनाई देने बंद हो जाती है। इसलिए वो पीछे मुड़कर देखता है तो दंग रह जाता है। उसके मुंह से निकलता है, अंकिता! अंकिता कहाँ गई? आखिर अंकिता कहाँ चली गई? क्या अंकिता की बेजान चली जाएगी? क्या मनीष को अंकिता वापस मिलने वाली है? सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सुने इस कहानी का अगला भाग।